स्वागत है बच्चों आप सबका फिर से अपने इस O2N के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हमने अभी तक देखा कि कंपनीज अपनी बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करती हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। वहां पर हमने कहा कि बेटा ये लायबिलिटीज रिपोर्ट होंगी इस तरीके से और इस तरीके से एसेट्स रिपोर्ट होंगे। फिर हमने आपको समझाया था एक कॉलम बनता है नोट्स टू अकाउंट का, यानी कि उन समराइज्ड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा, नोट्स टू अकाउंट में। तो आइए देखते हैं आज नोट्स टू अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। बेटा नोट्स टू अकाउंट में पहला नोट्स, फर्स्ट नोट्स जो बनने वाला है नोट्स टू अकाउंट में पहला नोट्स हम बनाने वाले हैं अबाउट शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल का नोट्स कैसे बनने वाला है, हमने कहा पहले में देखिए बेटा सबसे पहले जो हमें रिपोर्ट करना है वो करना है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या रिपोर्ट करना है बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये क्या होता है सर, उसमें से इशूड कैपिटल ये क्या होता है, ये दोनों हमें जब इंफॉर्मेशन होगी तो हमें हमेशा लिखना पड़ेगा। बेटा जी एक कंपनी है, ऐसे कर लेते हैं, एक कंपनी है, अब ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसको चाहिए बहुत सारा फंड बिजनेस के लिए। अब ये फंड अरेंज करना है तो फंड के लिए ये कहता है कि भाई हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करेंगे। कहाँ इशू करेंगे, पब्लिक में। यानी कि फंड कहां से आएगा, पब्लिक से आएगा। कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करेगी और पब्लिक उन शेयर्स को क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। तो पैसा कौन लगाएगा, पब्लिक लगाएगा थ्रू शेयर कैपिटल। तो कंपनी बहुत सा जितना मर्जी उतना पैसा पब्लिक से ले सकती है। बेटा कल को कंपनी अगर ये सारे पैसे समेट के गायब हो गई, शेयर इशू कर दे, शेयर इशू कर दे, क्या लगना है, ठीक है, थोड़े पैसे खर्च किए, कंपनी बनाई, शेयर लिस्ट करवाया, सारा प्रोसीजर किया, 10,000 करोड़ के बेटे 10,000 करोड़ के शेयर इशू कर दिए और जितना दो 3 4 5 6,000 करोड़ जितने के शेयर की डिमांड आई हमने सबको अलॉट कर दिया। एक नंबर ही तो हमने अलॉट कर दिया और पैसे कितने ले लिए, 6 7 8 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए पब्लिक से और फिर पब्लिक को चूना लगा के भाग गए। अब पब्लिक क्या करेगी, इस तरीके से तो पब्लिक कंपनीज के शेयर पर से विश्वास उठ जाएगा, किसी कंपनी के शेयर में पैसा नहीं लगाएगी। बेटा पब्लिक का बहुत सारा फंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज में लगा है, तो कंपनीज उससे अपना प्रोजेक्ट करती हैं, कंपनी ग्रो करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जीडीपी ग्रो करती है। तो ये जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए कंपनीज एक्ट कहता है ऐसे कोई भी कंपनी किसी पब्लिक को फ्रॉड नहीं कर सकती है। तो उसने कहा सुनिए भाई, जो आरओसी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करोगे उस समय आपकी एक लिमिट डिफाइन की जाएगी कि मैक्सिमम पब्लिक से आप कितना पैसा ले सकते हो। तो आपको ऑथराइज्ड किया गया कितना, जैसे एक कंपनी को बोला गया कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख शेयर, कितने शेयर, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, टोटल कितना हुआ सर, 10 लाख। इससे ज्यादा शेयर इशू कर ही नहीं सकते हो। पर अगर इतना हमने इशू किया, फिर उससे हमारी कंपनी अच्छा काम करी, ग्रो किया, प्रॉफिट कमाया, तो धीरे धीरे इस ऑथराइज्ड कैपिटल को भी बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ जाएगा। यानी कि इतना इंश्योर करना है कि आपके पास आपकी कंपनी कितनी एलिजिबल है, कितना पैसा पब्लिक से उठा सकती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको कहां से मिलेगी, ऑथराइज्ड से। तो कंपनी को अगर ऑथराइज्ड है 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले, इतने ही टोटल ऑथराइज्ड है, तो क्या इससे ज्यादा कभी कंपनी इशू कर सकती है, नो। इससे कम तो कंपनी की मर्जी है, मैक्सिमम लिमिट होती है बेटा। अब मान लो कंपनी ने 80,000 शेयर्स 10 रुपए वाले इशू कर दिए, तो कितना, 8 लाख रुपए कैपिटल जुटाने के लिए उसने इशू कर दिया। तो एक तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिर कितने इशू किए ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब उसमें से तीसरी कैटेगरी आती है पब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब्ड कितने हुए। हमने कहा पब्लिक ने सब्सक्राइब किए,
उसमें से हमने कहा बेटा 60,000 तो ऐसे हैं, 60,000 शेयर ऐसे हैं जो पब्लिक को अलॉट किए गए और पब्लिक ने ईमानदारी से 10 रुपए पूरे यानी 6 लाख रुपए पूरे मिल गए कंपनी को। तो सब्सक्राइब भी है और फुल्ली पेड अप भी हो गए, पब्लिक ने सारे पैसे दे भी दिए। लेकिन उनमें से कुछ शेयर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब तो है पब्लिक के थ्रू लेकिन फुल्ली पे नहीं किया पब्लिक ने। जैसे 20,000 इसी में से ऐसे शेयर हैं जिन पर मांगा तो 10 गया है लेकिन उसमें बेटा कुछ लोगों ने अभी पेमेंट नहीं करी। 20,000 में से कितने रुपए मिलने बाकी रह गए? हमने कहा सर अभी तो 4 रुपए इसमें एरियर हो गया। तो अगर इसको आप माइनस करोगे तो कितना पैसा मिला फाइनली? 20,000 इंटू 10 मिलना था, फुल्ली पे नहीं किया है पब्लिक ने, तो 20,000 पे 4 रुपए एरियर है माइनस, ये बनता है 2 लाख। 2 लाख में कितना माइनस हो गया? 80,000 रुपए। तो मिला कितना फाइनली? 1,20,000। तो आप यहां से देखना बेटा ये थर्ड, ये हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। फाइनली शेयर को इशू करके कंपनी को कितना मिला? 7,20,000, 7,20,000। ये वो पैसा है जो बैलेंस शीट में पहुंचेगा। तो बेटा ये केवल रिपोर्टिंग पर्पस से होता है। मेन अमाउंट यहां पर देखा जाता है कि अमाउंट कितना मिला। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये 2 कैटेगरी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेटा आपको अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जरूर मिलेगा। जब हम इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ऑथराइज्ड कितना है, इशूड कितना है, उसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितना है, और ये पूरा अमाउंट लिख करके आपको बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो ये है हमारा पहला नोट्स टू अकाउंट। और अब यहां पर जितना हमने पढ़ा ये बेटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये समझना शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि हम अपनी सेकेंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर अगर आपको करना है तो आपको कंपनीज अकाउंट से ये बेसिक बैलेंस शीट की नॉलेज, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, और उसके अंदर जो नोट्स टू अकाउंट का पहला नोट्स की शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट किया जाता है नोट्स टू अकाउंट के अंदर, ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी थी। तो इसलिए पहले मैंने आपको ये सारा कुछ करा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना शुरू करेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल बेटा ये कहां मिलेगा? आपकी बुक सेकंड में, सेकंड बुक में बेटा ये दिया हुआ है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, कैसे कंपनियां शेयर इशू करती हैं, और पब्लिक जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेटा कंपनियां इनकी अकाउंटिंग कैसे करती हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल बेटे जी शेयर्स, इन्हें कंपनियां 2 तरीके से इशू कर सकती हैं। बेसिकली जो हमें करना है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, और दूसरा है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। बेटा कंपनी है, कंपनी को फंड की जरूरत है, पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा?
पब्लिक से तो पब्लिक को शेयर इशू करिए, पब्लिक को शेयर इशू करिए, पब्लिक शेयर खरीदेगी और पैसा यानी कैश किसको मिल जाएगा, कंपनी को। बेटा ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को एक वेंडर है, वेंडर उसने कोई मशीनरी, कोई प्लांट, कोई इक्विपमेंट वो प्रोवाइड किया हो, मशीनरी हो सकता है, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, ऐसी कोई चीज प्रोवाइड करी हो कंपनी को। अब कंपनी को इसे क्या देना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट में कंपनी ने कहा कि देखो भाई मैं आपको कैश की जगह अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूं, उतने पैसे के बराबर शेयर्स इशू कर दूं जितना आपका पेमेंट बनता है। तो इस सिचुएशन में जो शेयर इशू हो रहा है बेटा, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। मुझे कैश नहीं मिल रहा है, जिसको मैंने शेयर इशू किया उससे कैश नहीं मिल रहा है, उससे क्या मिला है, कोई ना कोई एसेट एक्वायर करी है हमने। तो ये दो चीजें हैं, कैश के लिए शेयर इशू होगा या अदर देन कैश। बेटे जी तो अदर देन कैश तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर, शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। बेटे इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, जो प्रोसेस हमारी बुक में है, जिस प्रोसेस के थ्रू कंपनियां शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा लेंगी, बेटा वो एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो एंट्रीज भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही करनी पड़ेगी। मैं उसका एक लॉजिक आपको बताता हूं। मान लीजिए कंपनी ने कहा कि भाई हमें पब्लिक से कितने पैसे की जरूरत है, लेट्स से 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ की जरूरत इस कंपनी को क्या पड़ी, तो कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कंपनी के दिमाग में है कि इस प्रोजेक्ट को अगर किया जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया जा सकता है। अब एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने का प्रोजेक्ट है, पर उस प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए कम से कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसके जो एग्जिस्टिंग ओनर थे उन्होंने कहा चलो भाई 4 करोड़ रुपए तो हम लोग मैनेज कर लेंगे अपने पास से। उसने कहा ठीक है 4 करोड़ रुपए हम कहां से ले लेंगे, बैंक से लोन वगैरह करा लेंगे, बैंक लोन। ये जो पहले से ओनर है उन्होंने कहा ये 4 करोड़ हम लगाएंगे, एग्जिस्टिंग ओनर, 4 करोड़ हम बैंक से लोन मिल जाएगा हमें। अभी भी बच गए 2 करोड़, और 2 करोड़ जो है वो पब्लिक से लिया जाए। तो जब प्रॉफिट कमाएंगे इस प्रोजेक्ट में, बेटा इस प्रोजेक्ट में जब आएगा प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को इनके साथ भी शेयर करना होगा, इनके साथ भी प्रॉफिट शेयर करेंगे। तब प्रॉफिट ना हुआ, लॉस हुआ तो बेटा इनको भी लॉस उठाना पड़ेगा, ये जो पब्लिक है इसको भी तो लॉस उठाना पड़ेगा। फिर शेयर खरीद रहे हैं, कंपनी के शेयर में पैसा आप डाल क्यों रहे हो, क्योंकि आप भी ओनर हो, ये तो एग्जिस्टिंग ओनर थे पहले से, अब और भी ओनर साथ में जुड़ गए। हर वो पर्सन जिसने शेयर में पैसे लगाए हैं वो कंपनी की ओनरशिप होल्ड करता है, शेयर होल्डर्स फंड, याद है। तो बेटा अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको भी हिस्सा मिलेगा। बेटा प्रॉफिट जब किसी ओनर को मिलता है, इनको भी मिलेगा प्रॉफिट, इनको भी मिलेगा। तो बेटा जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर को, तो किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलते हैं। क्या मिला, जैसे मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया तो कंपनी मुझे क्या देगा, डिविडेंड, डिविडेंड मिलेगा, यानी प्रॉफिट में हमें भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब बेटा एक बात और ध्यान से सुनिए यहाँ पर,
जो प्रोजेक्ट है उसमें भी एक हिसाब किताब लगाया गया कि ये प्रोजेक्ट ऐसा थोड़ी कि 10 लाख आया और हमने कल ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, 3 ईयर मान लेते हैं, 3 ईयर, या इसको टाइम पीरियड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो कम से कम 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल तो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगेगा। कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट में? 1 ईयर टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, तब जाके प्रोजेक्ट हमारा हो पाएगा। इसमें धीरे धीरे पहले एसेट्स आएंगी और भी वर्किंग की जो भी रिक्वायरमेंट है। तो हमने कहा तो यानी 10 करोड़ रुपए जो लगने हैं वो एक दिन थोड़ी लगने हैं, इसको भी तो 1 साल में लगना है। हमें 1 साल में 10 करोड़ लगाना है। तो ये बताओ, हमने यहाँ पर शेयर इशू किया, शेयर इशू कर दिया। हमने कहा भाई इस टाइम पीरियड तक जिनको जिनको शेयर चाहिए वो अपने अपने एप्लीकेशन डाल दें। क्या करें? एप्लीकेशन डाल दें। तो बेटा पब्लिक से तो बहुत सारा एप्लीकेशन आना शुरू हो गया। पता लगा बेटा ये कंट्री ऐसी है ना, यहाँ पर इतने ज्यादा खाली लोग हैं कि पता लगा 4 दोस्त बात कर रहे थे, कंपनी के शेयर आए गए, हम भी खरीद लेते हैं। चलो मैं भी कर दिया, एप्लीकेशन डालना है, ऐप पे गया, मैंने कहा चलो 1000 शेयर मुझे भी दे दो। इतने एक्सेसिव डिमांड आ गई। और हमने जब कंपनी ने किसी आदमी को बोला, अच्छा आपने 1000 मांगा है, ठीक है, आपको कंपनी 1000 शेयर अलॉट करती है। उस टाइम पर अगर बोला मैं तो मजाक कर रहा था, अब खाली बैठे थे, हमने कहा लो शेयर ही खरीद लेते हैं, कंपनी के शेयर निकले। जब कंपनी ने शेयर दिए तो मैंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, टाइम पास कर रहा था मैं तो, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो ऐसे फालतू चीजों पर कंपनी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो कंपनी ने कहा सुनो 1 मिनट रुको, एक शेयर कितने का है? मान लेता हूं एक शेयर 10 रुपए का है हमारा, ठीक है, फेस वैल्यू। हमने कहा बोलो 25%, कितना? 25% हर पर्सन को एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो, आप शेयर खरीदना चाहते हो, तो एप्लीकेशन के साथ 25% पैसा भी दीजिएगा। तो बेटा मैंने अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो मुझे कितने पैसे? 2 रुपए 50 पैसे हर शेयर पे मुझे पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। अभी शेयर मिले कि नहीं मिले नहीं पता, पर अप्लाई करते हुए ही मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। तो 2500 रुपए मेरे चले गए और कंपनी ने मुझे शेयर अलॉट कर दिया। फिर मैंने कहा मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए शेयर, अब मेरे पास पैसे नहीं है। कंपनी बोलेगी ठीक है, वो शेयर अपने कैंसिल कर देगी तो मुझे दे रही थी, मुझे जो उसने शेयर देना था वो कैंसिल कर देगी, ठीक है। मैं बोलूंगा मेरे 2500 रुपए जो मैंने दिए थे, बोले बेटा वो तो नहीं मिलने वाले, आपका मजाक आप पर भारी भारी पड़ेगा, आपका मजाक आप पर ही भारी पड़ेगा। अरे 2500 रुपए मजाक करने के? तो कंपनी चाहती है ऐसे ही मजाकिया लोग दूर रहें ताकि जेन्युइन बायर आए। तो कंपनी ने कहा चलो इससे जो जितने भी शेयर हैं उस पर 25% पैसा तो हमें मिल जाएगा और उससे हम अपने प्रोजेक्ट को में कुछ दिन काम करेंगे, लगभग 3 महीने काम चल जाएगा। फिर हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो 3 महीने बाद फिर हम शेयर का अलॉटमेंट पर पैसा यानी एक किस्त और बना देंगे। हमने बोला ठीक है 3 महीने के बाद 25% और देना पड़ेगा जिनको जिनको शेयर मिल गया। तो आप अगर एक शेयर ले रहे हो तो पहले आपने 2.5 रुपए दिए, शेयर कितने का लिया है? 10 का। फिर 3 महीने बाद आपको 2.5 रुपए देने पड़ेंगे। फिर कंपनी का इससे काम चल जाएगा कुछ महीने, उसके बाद फिर हमें जरूरत पड़ेगी कितना? 30% और पैसा चाहिए। तो 30% फिर कंपनी कॉल करेगी, तो 25 25 50 हो गया और 30 80, और बाकी बचा 20% पैसा हमें इस साल के अंत में चाहिए। तो कंपनी ने आपसे पैसों को धीरे धीरे किस्तों में लिया। सर अगर पहले दिन ही कंपनी पैसा ले लेती सारा तो कंपनी सिक्योर नहीं हो जाती? मैंने कहा बेटा 2 प्रॉब्लम आती। अगर आप में से किसी बच्चे को हर महीने आपके पेरेंट मान लीजिए कोई पॉकेट मनी देते हैं 1000 2000 आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए, मान लीजिए मान लेते हैं, तो 1000 रुपीज आपको मिलता है पॉकेट मनी हर महीने। सर हर महीने चलता कहाँ है? वो तो 20 दिन चला, 25, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। लास्ट का 1 वीक तो ऐसा होता है कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, बचा के चलना पड़ता है, बचा के चलना पड़ता है, यानी आपको मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, मनी वेस्ट नहीं होने देते हो।
बिल्कुल सर, कि वेस्ट होने देंगे तो हमारे महीने भर का पॉकेट मनी 10 दिन में खर्च हो जाएगा। मैंने कहा आपके पेरेंट ने, आपके पापा ने ये सोचा है, मम्मी ने, कि आपको 1,000 रुपये हर महीने देना है। बेटा इधर आओ, आज आपका जो स्टार्ट हो रहा है नया सेशन, हम आपको 12,000 रुपये आज ही दे देते हैं पूरे अगले 12 महीने के लिए। अब बताइए, वो 12,000 आया, एक्सेस मनी आपके पास आई अचानक, तो आप कुछ फालतू खर्चे भी करना शुरू कर दोगे, कुछ पैसों का हिसाब रखना भी मुश्किल होगा, और पैसों के खर्च पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अननेसेसरी एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे, और होगा क्या, सर सारे पैसे दे दे, पता लगा 4 ही महीने में खत्म हो गए, और फिर अब पैसे तो खत्म हो गए, जो चलने थे साल भर वो खत्म हो गए 4 महीने में। फिर आपने हिसाब लगाया, पता लगा तो वो एक्सेस मनी थी, तो मैं भी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता था, और एक्सेसिव खर्च होते चले गए। कंपनी के प्रोजेक्ट में 10 करोड़ चाहिए बेटा, पहले दिन 10 करोड़ रुपए कंपनी ने इकट्ठा मंगा लिया, प्रोजेक्ट साल भर में खर्च करना है, तो क्या कंपनी अपने खर्च पर कंट्रोल कर पाएगी, मॉनिटरिंग कर पाएगी? एक्सेसिव एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो ये अच्छी चीज नहीं। कंपनी कहती है उतना ही पैसा लेना है जितने की अभी हमें जरूरत है, फिर जरूरत पड़ेगी तो ये पूरा प्रोजेक्ट प्लान पहले ही तैयार हो जाता है। तो कंपनी का मनी के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है, फिजूल खर्ची रुक जाती है। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा, जो पैसा दे रहा है वो थोड़ा थोड़ा दे रहा है, तो उसके लिए भी आसान है। अब पहले ही दिन अगर वो पूरा पैसा दे के बैठ गया तो बोलेगा भाई साल भर में हमें क्या मिला रिटर्न, कुछ नहीं मिला, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, अब ये रन करेगा तब प्रॉफिट आएगा। अच्छा, पैसा पहले दिन दे दिया और प्रॉफिट में हिस्सा 2 साल बाद मिलेगा, तो हमें भी बुरा लगेगा। तो जब पैसा भी थोड़ा थोड़ा लेते जाओगे तो हमें भी बुरा नहीं लगेगा। जब हमारा पैसा कंप्लीट हो जाएगा तो अब नेक्स्ट ईयर से प्रॉफिटेबिलिटी में से हमको भी हिस्सा मिलेगा। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, गॉट इट। हाँ, टाइम वैल्यू मनी रखती है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, तो बेटा इस चीज को अब हम देखने वाले हैं और आगे फर्दर। कंपनी ने कहा देखो शेयर इशू करेंगे तो सबसे पहले पब्लिक क्या करेगी? कंपनी ने शेयर इशू किया पब्लिक में, अब पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक शेयर को सब्सक्राइब करेगा, यानी पब्लिक खरीदे। कैसे सब्सक्राइब करेगा? एप्लीकेशन डालेगा शेयर खरीदने के लिए, एप्लीकेशन प्लस एप्लीकेशन के ऊपर पैसा भी देना है हर शेयर के हिसाब से। तो हमने कहा कैश मतलब बैंक से ही ट्रांसफर होगा। तो पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने एप्लीकेशन और कैश कंपनी को पे किया। अब कंपनी क्या करेगी? उस पब्लिक को शेयर्स अलॉट करेगी, अलॉटमेंट, शेयर का अलॉटमेंट करेगी कंपनी पब्लिक के नेम पर, यानी शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है सर, तो ये तो हो गया। उसके बाद जिन जिन लोगों को शेयर्स अलॉट हुए, फिर उनसे अगली किस्त किस नाम से ली जाती है? शेयर्स अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट मतलब जिनको जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं मनी, क्योंकि पहले ही शर्त थी कि अगर शेयर आपको मिल गया, पहले आपसे मैंने कहा भाई 20% अमाउंट आप दे दो एप्लीकेशन पर, फिर हम आपको शेयर अलॉट करेंगे, और अगर शेयर अलॉट हो गए तो आपको 30% और देना पड़ेगा। तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, फिर पब्लिक क्या करेगी? अलॉटमेंट मनी के पेमेंट करेगा, शेयर अलॉटमेंट मनी तो पब्लिक पे करेगा, हम क्या करेंगे? रिसीव्ड करेंगे। तो हम तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग सोचेंगे ना, रिसीव्ड। ठीक है सर, बेटा उसके बाद क्या होगा? फिर मान लीजिए हमने 20% एप्लीकेशन पे ले लिया, 30% अलॉटमेंट पे ले लिया, मान लेते 50%। उसके बाद हमने कहा 4 महीने बाद आपसे कॉल करेगी कंपनी, क्या करेगी?
कॉल करेगी, कॉल मनी ड्यू, यानी वो 50% पैसा जब भी कंपनी कॉल करेगी, जब कंपनी मांगेगी आपसे, तो आपको वो 50% पैसा भी, कॉल मनी रिसीप्ट, वो 50 पैसा भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप। अब यहां पर बेटा अगर ध्यान से देखिए आप, जब पब्लिक पे शेयर इशू किया गया तो बेसिकली कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है? नहीं हो रही है। कोई बेटा इशू ऑफ शेयर इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई किसी को कोई पैसे दे रहा है? नहीं सर, बस कंपनी ने इशू किया है पब्लिक के लिए शेयर, तो ठीक है, ये तो ऑफर हुआ ना, इट्स एन ऑफर, इट्स एन ऑफर, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसकी तो कोई एंट्री होनी नहीं है, नो एंट्री। तो इसको क्या रिकॉर्ड करें, तो ऑफर है। हाँ, जैसे ही पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजा, पब्लिक ने क्या भेजा? एप्लीकेशन, तो कुछ कैश भी कंपनी के अकाउंट में लगाया। हाँ सर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिला कंपनी को? आप बोलोगे सर पैसा मिला, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, किस बात के लिए पैसा आया है? शेयर के एप्लीकेशन। तो हमारे ऊपर शेयर एप्लीकेशन जो है वो लायबिलिटी बन गया, एसेट्स बढ़ गया हमारा, तो लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी। उस लायबिलिटी का नाम क्या है? टू शेयर एप्लीकेशन। अब बेटा पैसा कितना आएगा? जितने एप्लीकेशन आए होंगे, जितने भी, हमने इशू कितने किए वो तो छोड़ ही दो, क्योंकि हमने 1000 शेयर इशू किए, पर पब्लिक से डिमांड तो 10,000 की आ सकती है। तो जितने एप्लीकेशन आए होंगे, जितने एप्लीकेशन होंगे, हर एप्लीकेशन का अमाउंट, अब हमने तो पहले फिक्स किया था शेयर हमारा 10 का है, एप्लीकेशन पे 20% देना है, 2 रुपए। तो मान लो 1 लाख एप्लीकेशन आए, तो 2 लाख रुपए बैंक में आए होंगे। तो ये हो गया पहली एंट्री इसका, ये नंबर 1। अब कंपनी अपनी लायबिलिटी को कन्वर्ट करेगी। हमने कहा ये जो पैसा है कंपनी के पास, जो बैंक में पैसा आया है, ये इंटरनल सोर्स है एक्सटर्नल? बेटा आपको अगर शेयर दिया जा रहा है, ओनर बनाया जा रहा है, तो इंटरनल सोर्स हो जाएगा ना। तो हमने कहा ये जो लायबिलिटी है इसको खत्म करके आपको शेयर अलॉट कर देते हैं हम। हमने कहा शेयर एप्लीकेशन, इसी लायबिलिटी को कन्वर्ट करो टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो बेटा हमने कहा ये जो लायबिलिटी थी, ये जो लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी, ये है लायबिलिटी, ये है एसेट। तो पहली एंट्री में एसेट्स आ गया और लायबिलिटी आ गई। फिर हमने इस लायबिलिटी को डेबिट करके खत्म कर दिया और कन्वर्ट किस में कर दिया? शेयर, शेयर कैपिटल भी तो लायबिलिटी होता है बिजनेस का। लेकिन अब कंफर्म हो गया कि ये जो पैसा है वो ओनर का पैसा है, क्योंकि शेयर अलॉट किए गए हैं। तो बेटा ये सेकेंड, ठीक है, सेकेंड शेयर में एप्लीकेशन आया फर्स्ट, शेयर्स अलॉट किए गए सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बेटा जब शेयर अलॉट हो गए, तब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू। अब तो आप ओनर बन गए, ओनर बन गए, अब तो आपकी लायबिलिटी बनेगी पूरा पैसा देने का कंपनी को। आपने अगर 1 शेयर लिया है तो अभी आपने केवल 2 रुपए दिए हैं और आपको शेयर पूरा 10 रुपए का अलॉट कर दिया, तो कंपनी ने भी उतना ही पैसा क्रेडिट किया है कैपिटल में भी, जो पार्शियली पेड है, फुल्ली पेड नहीं हुआ है। अब कंपनी ने कहा 3 रुपए पर शेयर पर ड्यू होगा। तो कंपनी के पास ड्यू होना, ड्यू मतलब जैसे किसी पर्सन से आपको पैसे लेने हैं अगर, और लिखना है कि भाई इस आदमी से मुझे आगे चल के पैसे लेने हैं, ड्यू करना है, तो आप उस पर्सन का नाम डेबिट करते हो एज ए डेटर। वैसे ही बेटा क्या ड्यू हो गया? शेयर होल्डर्स के ऊपर ड्यू हो गया, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। तो उसको ड्यू एंट्री में कैसे करेंगे? थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, वही लिखेंगे बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल।
पहले आपको उन शेयर्स को जो आपने अलॉट किए हैं और 2-2 रुपए सब में क्रेडिट हो गया, पहले उसकी पेड अप कैपिटल इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। किस लिए बढ़ गई कैपिटल, क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि अब अलॉटमेंट का पैसा चाहिए कंपनी को 3 रुपए। फिर शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, तो 4th नंबर पे हमने कहा पैसा आ गया सर, पैसा आ गया तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आया सर? वो जो अलॉटमेंट ड्यू था, जो अलॉटमेंट ड्यू था, तो अलॉटमेंट ड्यू खत्म नहीं हो गया, अब पैसा मिल गया तो टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, ओके। तो फिर आगे चल के 4 महीने बाद कॉल मनी, हमने कहा 5 रुपए कॉल मनी का वो भी मांग लो। कंपनी मांगेगी कैसे? ड्यू करके ना, तो उसने कहा फर्स्ट एंड फाइनल, एक ही कॉल है ना, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, इसके बाद फिर कुछ नहीं मांगी कंपनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो गया हमारा 5th नंबर की एंट्री, पेइंग कॉल मनी ड्यू। एंड देन 6 क्या लिखा है? रिसीव करेंगे हम पब्लिक से ये पैसा, तो एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा है बेटा? कॉल मनी का, तो कॉल मनी वाला एसेट्स खत्म हो गए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक। ये एंट्री हो गई बेटे जी। ठीक है, अब एक चीज इसमें ढूंढना है, हमारे साथ साथ आइए ढूंढते हैं ग्रीन पिन से। पहली 2 एंट्री, एप्लीकेशन आया, शेयर अलॉट हुआ। पहली 2 एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर्स अलॉटेड। अलॉट होने के बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हमने कहा ठीक है, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। यही तो है ना बेटा? अगर इनके सबके लेजर्स देखे जाएं तो मेरे साथ बताइएगा, क्या एप्लीकेशन लिखना तो मैं पूरा है, लेकिन मैं इसके पीछे आपको ले चल रहा हूं कि लॉजिक कैसे क्रिएट होगा। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा सर, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका लेजर 0 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे बैलेंस शीट तक कंक्लूजन क्या पहुंचेगा इन स्टेप्स के बाद? बेटा बैंक, एक शेयर लेते हैं बैंक में, पहले मैंने कहा पहले बैंक में 2 रुपए आए एप्लीकेशन के, एक शेयर को एग्जांपल ले रहा हूं, फिर वो 2 रुपए कहाँ क्रेडिट हो गए? ये बैंक वाला कहाँ क्रेडिट हो गया? कैपिटल में। सर इसका समराइज्ड एंट्री निकला बैंक टू शेयर कैपिटल, कितना? 2। यहां पर बेटा 3 रुपए ड्यू हुआ था, 3 रुपए ही मिल भी गया उस पर, ये कैंसिल हो गया। बैंक में कितना मिल गया? 3 रुपए, और कैपिटल कितनी बढ़ गई थी? 3 रुपए। समराइज हो गया बेटा? यहां पर देखो कैपिटल कितनी बढ़ा दी? 5 रुपए बाद में यहां पर इंक्रीज हुआ, तो हमने कहा 5 रुपए यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और बाद में बैंक में 5 आ गया, हमने कहा बैंक में 5 आ गया। तो इन एंट्री का इंपैक्ट ये होगा कि जब सब समराइज्ड होगा तो ये क्या निकल के आया? तो फाइनली हमारी बैलेंस शीट में क्या पहुंचा? बैंक में आया 10 रुपीज उस एक शेयर की, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना हुआ? 10 रुपीज। तो फाइनली मतलब इतना ही है कि पब्लिक पैसा देगी तो पैसा आएगा, और पब्लिक को शेयर कैपिटल अलॉट होगा। लेकिन ये एक बार में ना होके 3 बार में अगर पैसा लिया गया है तो उसको एप्लीकेशन का अलग, अलॉटमेंट का अलग, और कॉल्स जितनी होगी उनकी अलग। इस तरीके से एंट्रीज को करना है। पहले मनी रिसीव्ड, शेयर अलॉटेड, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। बेटा और अगर हम 1 को 5 रुपए को अगर ऐसे करते कि 2 3 बार में कॉल बांट देते, तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फिर 2 रुपए सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू सेकेंड कॉल।
फिर फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। यानी कि बेटा जी, एक शेयर 10 रुपए का अगर है और उस पर एप्लीकेशन पर 2, अलॉट हो जाने के बाद आपको देना होगा 3, फर्स्ट कॉल पर आपको देना होगा 2, सेकेंड कॉल पर आपको देना होगा 4 3 7 2, और फाइनल थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे तो आपको एंट्री कितनी करनी होगी? 2 2 2 2 2। हर स्टेप पर बेटा 2 एंट्रीज बनेंगी। पहला, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आएगा, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अमाउंट रिसीव्ड, शेयर अलॉटेड। अब यहां पर क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू सेकेंड कॉल। फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। बस सिंपल। बेटा जितना ये बढ़ता जाएगा आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हर स्टेप के लिए 2 एंट्री बनेगी। पहले पैसा लेंगे, शेयर अलॉट करेंगे, फिर उसके बाद बेटा पहले स्टेप के बाद यहां से पहले हमेशा आपको कैपिटल बढ़ानी है, रेज करना है। अलॉटमेंट रेज करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, पैसा हमेशा सेकेंड एंट्री में आएगा, हमेशा पहले ड्यू देन रिसीव, ड्यू देन रिसीव, ड्यू देन रिसीव। ओके, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले बोला क्वेश्चंस मैं खुद यहां पर आपके साथ बनाऊंगा, एक एक चीज को हम उसमें ऐड करते जाएंगे, एक एक स्टेप सीखते चलेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक बड़ा सा क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलने से फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।